अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद में थाना मदीना टाउन की हदूद में एक ताजिर मिसिंग रिपोर्ट उनकी होती है और फिर अगले दिन उनकी डेड बॉडी थाना खुरड्यावाला के हदूद में पाई जाती है। मेरे साथ उन कत्ल होने वाले शख्स जिनकी डेड बॉडी मिली, ताजिर, उनके बेटे और मुद्दई मुकदमा मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या वाक़यात क्या थे, किस तरीके से जो है ये सारा वाक़या पेश आया। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइएगा। मेरा नाम शुएब है। शुएब भाई बताइएगा कि आपके वालिद जो हैं वो आपने पहले उनकी मिसिंग कंप्लेन जो है वो दर्ज करवाई, क्या हुआ था, कब वो घर से निकले, आपको कैसे पता चला कि वो मिसिंग हैं? सर वो तकरीबन सुबह 4 बजे घर से निकले। सुबह बड़ा भाई नमाज़ के लिए उठा है तो वो बाहर किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे। फ़ोन पे बात करते उन्होंने ये बात बोली कि मैं आता हूँ, तो ये बात कह के बाइक लेकर वो चले गए। तो सुबह तकरीबन मैं 10 बजे उठा हूँ तो मेरे वाला साहब घर पे नहीं थे। मुझे ये आप लोगों के लिए अनयूजुअल था, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो इस तरह बगैर इन्फॉर्म किए या इतने लंबे टाइम के लिए जो है वो घर से निकले हुए हैं? नहीं, ये बिल्कुल ऐसा पहले फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, लेकिन आम रूटीन के मुताबिक वो सुबह 9 बजे उठते थे और 10 बजे तक वो वापस आते, नाश्ता वगैरह करने के लिए बाहर निकलते थे। तो मुझे उसी दिन यही था कि वो सुबह ऐसे आम रूटीन के हिसाब से 9 बजे गए होंगे बाहर और 10 बजे तक वापस आ जाएंगे। मैं उनको कॉल करता रहा लेकिन उनका नंबर नहीं, फ़ोन उठा किसी ने उठाया। तो मुझे काफ़ी देर घंटा फ़ोन किया तो मुझे कोई नहीं रिपोर्ट। उसके बाद मैं शॉप पे आ गया तो 1:30 बजे मुझे बड़े भाई की कॉल आई कि अभी तक अब्बू घर पे नहीं आए। आने के बाद मैंने उनको कॉल की, ये काफ़ी देर कॉल करती रही कि उनका नंबर किसी ने फ़ोन उठा, बेल जाती रही लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद उन्होंने मुझे भाई ने बोला कि अब्बू के दोस्तों को कॉल करो, उनसे पता करो कि उनकी तरफ तो नहीं आए। लेकिन मैंने उनके 2-3 दोस्तों को कॉल की, उन्होंने कहा हमारे तरफ नहीं आए, नाम से कोई रब्ता हुआ, खैर है, कोई मामला है। मैंने कहा बस ये ऐसे ना अब्बू मिल नहीं रहे सुबह से। तो उन्होंने कहा हम बताएंगे आपको कि जो अभी कॉल करते हैं ये बात हुई है। तो उसके बाद उनका एक और दोस्त था जिसका हमें नाम नहीं पता था लेकिन उसकी शनाख्त हमारे नंबर के साथ थी। हमने उसको कॉल की है, उसका नाम खालिद है जो उस टाइम मुलज़िम है। तो हमने उसको कॉल की है उसको कि ऐसे ऐसे मेरे वालिद साहब कि तुम्हारे साथ बातचीत होती थी, तुम्हें पता है उनकी? उनका मुझे नहीं इस चीज़ का पता, ना मुझे पता वो किधर है किधर। ये जो अक्यूज़्ड है, जो मुलजिम है, इससे आपने अपने वालिद साहब की मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाने से पहले आपका रब्ता हुआ था? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमने उनको मिसिंग हमने रिपोर्ट 4 बजे करवाई है और हमने उसको तकरीबन 1 बजे कॉल की होगी। और इसने कहा कि नहीं, मेरे इल्म में नहीं। उन्होंने कहा मैं जानता ही नहीं। उसने ये बात बोली कि मैं जानता नहीं हूँ कि कौन है कौन नहीं, पहले उसने ये बात बोली। फिर हमने उसको दोबारा कॉल की कि यार हमारे घर में 2-3 बंदों ने नंबर की मैं शनाख्त की है, तुम्हारा कोई बात हुई थी? उसने कहा बिल्कुल मेरी 1.5 साल पहले बात हुई थी लेकिन अब उसके साथ मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। तो फिर बाद में हमने फिर उसको कॉल की, मेरी वालदा ने बात की कि मेरे पिछले हफ्ते उनके नंबर पे ये नंबर देखा था, उनके पिछले हफ्ते भी बात हुई इस नंबर पे, खालिद के साथ बात हुई है। हमें नहीं पता उसका नाम खालिद है, बाद में पता चला हर चीज़ के खालिद कौन है कौन नहीं है। तो उसको हमने फिर दोबारा कॉल की कि तुम झूठ बोल रहे हो, हमारी गल से पता चला कि पिछले हफ्ते भी तुम्हारी बात हुई है। तो उसने कहा कि मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना, अभी मेरे इल्म में कुछ भी नहीं है, मैं आपसे दोबारा। आपने जब फिर ज़ाहिर है अपने तौर पे तमाम दोस्तों को कांटेक्ट भी कर लिया, आप हर तरफ से जब मायूस हुए, फिर आप पुलिस से आपने कांटेक्ट किया? जी बिल्कुल। हमने फिर 4 बजे तकरीबन थाने में आए तो हमने अपनी वो गवाह की एफआईआर करवाई, ठीक है। उसके बाद हम अपने तौर पे कोशिश करते रहे हर चीज़। रात को हमें तकरीबन उसके बाद इसके खालिद के बारे में कुछ पता चला कि हमने उसके बारे में थोड़ी इसकी बातचीत में ना हमें डाउट लगा, तो हम उसके पास घर गए हैं, घर वो मिला नहीं। तो हमने पुलिस को कॉल की तो पुलिस ने आके इसको क्या इसके हमारे शक है हम पे इसको, तो इसके सारी अच्छा, हमारे शुएब भाई हमारे ज़रा ये बताते हैं कि पुलिस के लिए इब्तदाई तौर पे ये पुलिस एक बंद गली में खड़ी हो जाती है ऐसी सूरत हाल में कि जब मुलजिम का पता नहीं होता, बड़ा मुश्किल हो जाता है। ज़ाहिर है फिर वो पुलिस के पास अपने सोर्सेज हैं, पुलिस उनका डंप डाटा निकलवाती है, उनके CDRs निकलवाती है। लास्ट बात किससे हुई थी? अब जब मुलजिम ये गिरफ़्तार हो गया है, जब ये पुलिस की हिरासत में है, आप क्या समझते हैं कि आपके वालिद के साथ उसने ऐसा क्यों किया होगा? क्या कोई बिज़नेस राइवल हैं आपस में, कोई इनकी कोई पैसों का लेन देन होगा, या आपको कोई ज़ाहिर है आप औलाद हैं, आपको अपने वालिदैन का पता होता है कि उनका उठना बैठना था इन लोगों के साथ, उनका कोई बिज़नेस का राइवल था, कोई झगड़ा था, कोई पैसों का लेन देन। क्या समझते हैं आप, क्या ऐसी वजह होगी कि आपके वालिद को जो है वो अपनी जान से हाथ धोने पड़े? बिल्कुल उनका कोई कारोबारी ऐसा रिलेशन नहीं था उसके साथ, और ना हमें इस चीज़ की भी तहकीक हुई है कि क्या मामला क्या नहीं हो, क्यों वो बता कुछ ही नहीं रहा। और हमारे मुताबिक है कि उनका कोई ऐसा कारोबारी रिलेशन नहीं था उनके साथ, ना उनका इतना बड़ा बिजनेस है जिसके साथ कोई कारोबारी लेन देन हो। पुलिस ने आपकी कंप्लेन से लेके गिरफ्तारी तक पुलिस का रवैया आपके साथ कैसा था? जी बिल्कुल बहुत अच्छा, उन्होंने हमारे साथ अभी टीम वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं हमें।
तो अच्छा मामला चल कि रहा है। हमारी हायर अथॉरिटी से लेके आपके केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तक सबसे बात हुई है, इसमें नज़र आ रहा है कि पुलिस ने पूरी पेशा वाराना महारत भी दिखाई है। आपसे पूछना इसलिए ज़रूरी है कि लोग बाद में कहते हैं जी कि पुलिस जो है वो कोऑपरेटिव नहीं थी, पुलिस का रवैया ठीक नहीं था। तो आपकी कंप्लेंट से लेके गिरफ्तारी तक आप समझते हैं कि पुलिस ने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया? जी बिल्कुल, पुलिस बिल्कुल ईमानदारी से अपने साथ काम कर रही है और हमारे साथ पूरा कोऑपरेट कर रही है अभी तक, इंशाल्लाह आगे भी करती रहेगी, उम्मीद है। अभी ज़ाहिर है ज़ेर तफ्तीश है मामला, जैसे जैसे मामला बाहर आएंगे तो पता चलता रहेगा। हमने देखा है कि 302 के अक्सर मुकदमात पुलिस पूरी मेहनत करती है, इंतहाई जान फिशानी से तमाम शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं, केस फाइल किया जाता है, और जब मुलजिम साल 1.5 साल के बाद गलियों बाज़ारों में फिर रहा होता है, हमें ये पता चलता है जी कि मुद्दई बैठ गए या सुलह हो गई। आप क्या कहते हैं, आपके वालिद के साथ अगर उनका मर्डर हुआ है, उनको कत्ल किया गया है, नाहक उनकी जान गई है, तो क्या आप पुलिस की सारी मेहनत पे पानी फेर देंगे सुलह करके? जी बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे अपने वालिद का खून मराएगा नहीं जाने देंगे। इंशाल्लाह हम पूरा मुकदमा लड़ेंगे और इंशाल्लाह आखिरी सांस तक लड़ेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन इकराम, मुद्दई मुकदमा और मकतूल के बेटे हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि किस तरीके से उन्हें पता चला। सुबह 4 बजे के करीब उनको कोई कॉल आती है और उसके बाद वो घर से चले जाते हैं। बच्चे अपने अपने कामों पे चले गए, सारा दिन गुजर गया, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाई गई, पुलिस हरकत में आती है, पुलिस फौरी तौर पे एक्टिवेट होती है और इस मिसिंग कंप्लेन को जब ये 302 का कत्ल का मुकदमा बनता है तो फिर अपने सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए पुलिस ना सिर्फ जो है अक्यूज़्ड को फाइंड आउट करती है बल्कि उसे गिरफ़्तार भी कर लेती है। और अब पुलिस जो है एक मजबूत केस फाइल करने जा रही है ताकि मुलजिम को करार वाकई सज़ा मिल सके। फैसलाबाद में थाना मदीना टाउन की हदूद में एक ताजिर यक बयक गायब हो जाता है। घर वाले परेशान होते हैं, मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई जाती है और कुछ दिन के बाद उसी ताजिर की थाना खुर्डियांवाला में डेड बॉडी मिलती है। ताजिर कौन है, कहाँ गायब हो गया था और डेड बॉडी का क्या चक्कर है, ये जानने के लिए टीम मुजरिम कौन मौजूद है फैसलाबाद में थाना मदीना टाउन के अंदर। और SHO थाना मदीना टाउन सब इंस्पेक्टर मुजफ्फर खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। नौजवान पुलिस ऑफिसर हैं जिन्होंने इस केस को सॉर्ट आउट किया, इनकी टीम ने इस पर वर्क किया। इनसे जानते हैं कि ये कौन था ताजिर, कैसे जो है इसकी मौत हुई और कहाँ से इसकी डेड बॉडी रिकवर हुई। अस्सलाम वालेकुम मुजफ्फर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुजफ्फर भाई बताइएगा कि ये कैसे पुलिस को रिपोर्ट हुआ, क्या कोई 15 की कॉल थी या एप्लीकेशन आई, फिर कैसे कैसे पुलिस ने इस पर एक्शन लिया? जी वालेकुम सलाम। ये 13/5/25 का वकूआ है जी। 13/5/25 को जो अगवा हुए थे नईम अहमद, उनके बेटे जो हैं वो हमारे पास आए हैं। उन्होंने कहा है कि सुबह 4 साढ़े 4 बजे से मतलब उनका वालिद जो नईम साहब हैं वो घर से लापता हैं, तो जिसके बारे में हमें कभी शुबा है कि उनको किसी ने अगवा कर लिया है। तो उनसे एप्लीकेशन लेते हुए फौरी तौर पे FIR दर्ज की गई है। FIR दर्ज करने के बाद हमने कैमराज की मदद से चेक किया कि वो अगर घर से निकले हैं तो किधर किधर कहाँ कहाँ से होते हुए कहाँ पे गए हैं, कैमराज की मदद ली। उसके बाद हमने CDR लिया, ठीक है, नईम साहब जिनकी डेथ हुई है उनका CDR लिया। CDR लेने से हमने उनके जो लास्ट कॉन्टेक्ट थे जिनके साथ उनका आखिरी दफ़ा रब्ता हुआ है उनके ज़रिए मदद लेते हुए, तो उसमें जो मेन अक्यूज़ड है ना खालिद, उसको हमने अरेस्ट कर लिया। खालिद को बाद में जो है इलाका थाना खुर्डियांवाला में शरीं वाला जो गांव है उसके पास से उसकी डेड बॉडी मिली नईम साहब की। वो डेड बॉडी जब मिली है तो ज़ाहिर सी बात है कि एक कपड़े का अच्छा खासा ताजर था, तो बड़ा एक जैसे वो एक खौफ व हरास क्रिएट हो जाता है, वो सिचुएशन पैदा होगी। तो उसके बाद जो है हमने खालिद जो उसमें मेन मुलज़म है उसका रिमांड लिया हुआ है। 5 यौम रिमांड जिस्मानी पे है हमारे पास, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर ले हैं हम मज़ीद जैसे जैसे इंसिडेंट हुआ है। और उसमें और 3 मुलज़म और भी इन्वॉल्व हैं जो कि खालिद के 2 भतीजे हैं, एक भांजा है, जिन्होंने मतलब प्री प्लान्ड उसको रात के वक्त उधर से रक्शे में डाला है। रक्शे में डाल के फिर वहाँ पे जाके उसको फेंक के आए हैं, साथ उसकी मोटरसाइकिल भी उन्होंने फेंकी है और उसको भी ऐसे करके फुटपाथ पे फेंका है जैसे लगे कि ये मतलब आ रहा हो, इसका एक्सीडेंट हुआ है या ये खुद गिर के इसकी डेथ हुई है।
अच्छा, इसको जो है वो उन्होंने नेचुरल डेथ का रंग देने की कोशिश की है कि ये शख्स जो है, इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर पुलिस के पास ये टेक्निकल रिसोर्सेज ना होते, पुलिस अगर बैक ट्रैक ना करती, तो फिर तो ये चकमा दे चुके थे एक हिसाब से पुलिस को। अच्छा, ये बताइएगा कि पुलिस जो है कोई मिसिंग कंप्लेंट जो मुजफ्फर भाई होती है, एक शख्स है वो आके कहता है कि मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा कोई घर का फ़र्द जो है वो घर से गायब है, कितने अरसे के बाद जो है वो उसको बाकायदा जो है कंसिडर किया जाता है कि ये शख्स जो है या तो किडनैप हो गया या खुदा न खास्ता इसके साथ कोई हादसा पेश आ गया? देखें जी, जब भी कोई कंप्लेन आती है ना हमारे पास, पुलिस के पास, ख़ास तौर पे मिसिंग पर्सन की, तो हम उसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि इंसान का गायब हो जाना वो वैसे तो नहीं हो सकता, कोई ना कोई तो रीज़न है उसमें, तो हम उसको बिल्कुल फिल फॉर प्रोसीडिंग उसकी शुरू कर देते हैं। हम उसमें कोई डिले नहीं करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी उसकी FIR दें, क्योंकि हमारे अफसरान बाला, IG साहब पंजाब, RPO साहब फैसलाबाद और CPO साहब फैसलाबाद, SP साहब मदीना, उनकी भी इंस्ट्रक्शंस यही हैं कि फौरी तौर पे हम ऐसे मामलात को प्रोसीड करें और इसमें डिले ना करें। ठीक है, हमारी तरफ से किसी किस्म की कोई डिले ना होती है, ना हम करते हैं, ताकि हमारी कोशिश ये होती है कि जल्द से जल्द हम जो बंदा किडनैप हुआ है या मिसिंग पर्सन है उस तक पहुंच जाएं। ठीक है, और पहुंच के जो भी उसके पीछे को बाकी बकाया किरदार हैं, जो जिन्होंने किडनैप किया है, जो भी सिचुएशन है, उसको जल्दी से जल्दी सामने लेके आएँ। अभी ज़ाहिर है तफ्तीश आपकी जारी है, अभी हम इस पे फाइनली तो कोई कमेंट भी नहीं कर सकते, ना कह सकते हैं, लेकिन फैसलाबाद मुजफ्फर भाई पाकिस्तान का तीसरा बड़ा, और इसको मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। यहाँ के ज़्यादातर लोग या तो ताजिर हैं या सनतकार हैं, और इस तबके का इस तरह से जो है वो एक परसेप्शन डेवलप होती है कि एक बंदा गायब हो गया है। ये बहुत अच्छी बात है, ये क्विक और प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स है आपका फैसलाबाद पुलिस का। ये शाबाश बनती है फैसलाबाद पुलिस को कि आप लोगों ने इंतहाई मेहनत से जो है इसको बैक ट्रैक किया और फौरी तौर पे कल्प्रिट को न सिर्फ आइडेंटिफाई किया बल्कि उसको अरेस्ट भी कर लिया। जाहिर है वो बताएगा कि उसका मोटिव क्या था, कोई पैसे का लेन देन था, कोई दुश्मनी थी, लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो ताजिर बरादरी सुख का सांस लेगी कि हम एटलीस्ट अपनी मुहाफ़िज़ पुलिस के होते हुए जो है महफूज हैं। आपको क्या लगता है कि ताजिर बरादरी को ज़्यादातर जो है वो किडनैप और जो मर्डर्स होते हैं, वो क्या सिर्फ उसके पीछे जो है वो मोटिव पैसा ही होता है, या कोई ज़ाती दुश्मनियाँ या उनके अपने कोई ज़ाती ताल्लुकात भी हो सकते हैं? जी, इसमें मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, क्योंकि मोस्टली तो ज़ाहिर सी बात है कि पैसे वाली वो होते हैं, मतलब ताजिर बरादरी जो है ज़्यादातर तो यही होता है कि इसमें को पैसों का मसला ज़्यादा होता है, कोई आपस में लेन देन का प्रॉब्लम हो गया, या इसके अलावा को पर्सनैलिटी क्लैश भी हो सकते हैं, को पर्सनल मामलात भी हो सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ काज़ें, बिजनेस राइवल्स भी हो सकते हैं। ज़ाहिर है सम टाइम ऐसा होता है कि एक शख्स बिज़नेस पुराना कर रहा है, एक नया उठता है और फिर आपस में ऐसी चपकलिश भी हो जाती हैं। क्या कहेंगे ऐसे जो ताजिर हजरात हैं, एक तो ज़ाहिर है पुलिस तो है, लेकिन पुलिस वाकई में हर किसी शख्स पे को गार्ड नहीं कर सकती, उसको एस्कॉर्ट नहीं कर सकती हर वक्त। लोगों को अपने तहफ़्फ़ुज़, अपनी सेफ्टी के लिए कौन कौन से इक़दाम जो हैं वो लेने चाहिए, किस तरह के लोगों से उनके ताल्लुकात होने चाहिए, अपनी डेली लाइफ में उनको कैसा होना चाहिए ताकि ऐसे वाक़यात जो हैं उनमें कमी आ सके? जी, इसमें मेन तो मैं यही कहूँगा जो मुझे मतलब मुश्किल इसमें पेश आई है ना इसको ट्रेस आउट करने के, इसमें मेन ये है कि मतलब नईम साहब जो हैं जिनकी मतलब मर्डर हुआ है, उन्होंने घर पे कुछ शेयर नहीं करते थे। वो मतलब ज़्यादा उनका बैठना उठना किन के साथ है, या लेन देन के मामला ज़्यादा उनके किन के साथ चल रहे हैं। कुछ मामलात होते हैं जो मतलब सॉफ्टली चल रहे होते हैं, बंदे अच्छे तल्लुकात होते हैं या अगली पार्टीज़ भी अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ बंदे के मामला ठीक नहीं चल रहा होते। ज़्यादा तो मेरे ख्याल में ये है कि बंदे के घर पे भी पता होना चाहिए, उनको शेयर करने चाहिए। उसकी मतलब इनके भी 5 बेटे हैं, शेयर करना चाहिए कि यार इस बंदे के साथ मेरा लेन देन है, इसके साथ मेरे मामला ठीक नहीं है, इसके साथ मेरा इतना लेन देन है, या इसके साथ मेरा ये डिस्प्यूट चल रहा है। इससे फिर ये होता है कि अगर ऐसा कोई इंसिडेंट खुदा ना खास्ता हो जाता है तो फिर उसको ट्रेस आउट करने में हमें परेशानी नहीं आती। फिर उसके बाद ये होता है कि ये बात तकरीबन यहाँ तक नहीं पहुँचती। ठीक है ना, बंदा फर्स्ट ऑफ ऑल ये है ना कि बंदा सीधा रास्ता नज़र आ रहा हो ना कि इस बंदे के साथ कोई क्लैश है, तो बंदा एग्जैक्टली पिन पॉइंट पे पहुँच जाता है। ये जो अक्यूज़्ड है, ये क्या इस मकतूल का जो है
वो दोस्त है, इनकी आपस में कोई दोस्ती थी, उठना बैठना था, या जस्ट इनका कोई जैसे फॉर्मल एक गुफ्तगू होती है वो? जी इनकी दोस्ती भी है, ये तकरीबन अरसा 7-8 साल से आपस में दोस्त हैं। इनका आपस में मतलब बड़ा अच्छा रिलेशन भी रहा है और आपस में दोस्ती भी रही है और बड़ा अच्छा इनका उठना बैठना था। किसी किस्म का कोई उसने बताया नहीं है कि उसका मोटिव क्या था, क्यों मार दिया उसने? एक इंसानी जान को लेना ज़ाहिर है पूरी इंसानियत का कत्ल है। अभी तक उसने पुलिस को कुछ नहीं बताया कि क्या वजह क्या बनी कि मैंने क्यों उस एक शख्स की जो है वो बिला वजह कैसे जान ले सकता है? जी इसमें अभी तो हमने रिमांड लिया है उसका, हमारे पास रिमांड जिस्मानी भी है, वो 5 यौम रिमांड जिस्मानी है। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आएंगी इंशाल्लाह, हम वो सारा कुछ मीडिया पे बताएंगे हम, जो इसकी कॉज है, वजह क्या बनी। ज़ाहिरी तौर पे तो ये भी है कि ये थोड़ा ड्रग एडिक्टेड भी लग रहा है जो मुलज़म है, कि मतलब ड्रग शग भी लेता है। हमारे जो सोर्सेज हैं वो मुज़फ़्फ़र भाई वो ये भी बताते हैं कि मुलज़िम और मुद्दई दोनों दोस्त थे और फैमिलीज़ के साथ शेयर ना करने की वजह ये भी थी कि ये इकट्ठे ड्रग्स लेते भी थे सम टाइम। तो ये ड्रग्स जैसी लानत जो है, ज़ाहिर है जब इंसान ड्रग एडिक्टेड होता है तो फिर वो अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं करता है ऐसी चीज़ें। हो सकता है कि इनका कोई ऐसा ही झगड़ा बना हो आपस में, हो सकता है कोई ऐसी ड्रग की वजह हो। ये ड्रग, ये मनशियात, मुज़फ़्फ़र भाई मुझे याद है हमने टीम मुजरिम कौन ने आपके साथ, आपकी फैसलाबाद में रिकॉर्ड बड़ी कार्रवाई थी, आपने ड्रग्स रिकवर की थी। फैसलाबाद पुलिस रोज़ाना की बुनियाद पर ड्रग्स के ख़िलाफ़ जो है वो क्रैकडाउन किए हुए है, रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो FIRs का इंदराज किया जाता है, बड़ी बड़ी खेप्स पकड़ी जाती हैं। फिर भी ये क्यों बाज नहीं आते ये मौत के सौदागर? ये क्यों हमारी रगों में जो है ये ड्रग्स को जो है उसकी इतनी सरायत कर गई है कि उसकी डिमांड एंड सप्लाई जो है वो चेन ब्रेक नहीं हो पा रही है? जी इसमें सर देखें, आपने बिल्कुल खुद ही बता दिया है, पहले भी हमने प्रोग्राम किया हुआ है और बहुत काफ़ी मिकदार में, मतलब कोई 100 kg के करीब मैंने मतलब मंशियात पकड़ी थी। तो इसमें आप डेली बेस पे भी देख रहे हैं कि फैसलाबाद पुलिस मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ किस तरह एक्टिव है और डेली बेस पे मतलब हम इनको पकड़ते हैं, FIR देते हैं और इनको आगे कोर्ट्स में भी बड़े अच्छे तरीके से प्रोसीड करते हैं और इनको सज़ाएं भी होती हैं। इसमें मैं तो यही कहूँगा भाईजान के बंदे को देखें ना, ये अगर नईम साहब हैं तो ये मतलब कोई आम सोसाइटी को तो नहीं है, ज़ाहिर सी बात, एक बड़ी अच्छी फैमिली के हैं, ताजर हैं, ज़ाहिर सी बात है। तो बंदे को खुद भी सोचना चाहिए, ठीक है ना, कि ये चीज़ें जो हैं आइस या ये जो ड्रग्स हैं ये हमारे लिए ठीक नहीं है, इनके साइड अब तो माजरत के साथ कदा कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, अब तो ड्रग्स की टाइप्स इतनी है, मॉडिफाई इतना हो गया है कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे बच्चियाँ ड्रग एडिक्टेड नज़र आ रहे हैं। ये जैसे ये मिसाल है तो ये हमारी एलीट क्लास है, ताजिर हैं, पोश एरियाज़ के रहने वाले लोग हैं, ये शायद इसको फ़ैशन के तौर पे ले रहे हैं, शायद हम इसको बुराई नहीं समझ पा रहे हैं, शायद हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि हमारी आने वाली नस्ल के लिए ये कितना ख़तरनाक है। हम अपने हाथों से अपनी नस्लों को उजाड़ रहे हैं। फैसलाबाद पुलिस की 2 मेन चीज़ें नाज़रीन इकराम यहाँ पे कोट करना बहुत ज़रूरी है, एक नाजायज़ असला और दूसरा मनशियात। ऐसी भरपूर कार्रवाइयाँ कर रही है फैसलाबाद पुलिस के, शाबाश है और वेल डन है। बाकी सारे जो भी जराइम हैं उनके साथ नबरदाज़मा है, वो डेली रूटीन है, स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ भी चल रहे हैं मामला, चोरी डकैती की वारदातें उनके खिलाफ भी, लेकिन नाजायज़ असलहा और मनशियात के ख़िलाफ़ फैसलाबाद पुलिस भरपूर कार्रवाइयाँ कर रही है, हम देख रहे हैं, हम रिपोर्ट करते हैं। उसके बावजूद ये चेन ब्रेक कैसे होगा मुज़फ़्फ़र भाई? क्या अवाम और पुलिस, आम आदमी और पुलिस इसको मिलके करना पड़ेगा या कोई थर्ड एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व होगा तो फिर ये चेन ब्रेक होगा? जी देखिए, ज़ाहिर सी बात है कि पब्लिक के तावन के अलावा तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जितनी भी हमारी कार्रवाइयाँ होती हैं, ज़ाहिर सी बात है इनमें हमारे इन्फॉर्मर भी होते हैं, जिनकी वजह से हमारी जो रेड्स होती हैं या हमारा जो मतलब टारगेट होता है वो अचीव होता है। तो इसमें पब्लिक हमारा साथ दे, जो अच्छे लोग हैं, जो मतलब इस जिनको अवेयरनेस है कि ये गलत है, ये ठीक है, वो हमारा साथ दें। तो हम अगर मिल के चलेंगे ना, मिल के चलेंगे तो फिर मेरे ख़्याल में कि हम इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, सब इंस्पेक्टर मुज़फ़्फ़र खोखर SHO थाना मदीना टाउन हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि कैसे इनिशियली एक मिसिंग केस जो है वो एक ब्लाइंड मर्डर में कन्वर्ट होता है और फिर ब्लाइंड मर्डर के मुल्ज़िमान को जो है वो पुलिस
अपनी पेशा वाराना महारत के साथ जो है वो ट्रैक करते करते उसके टेक्निकल सोर्सेज को यूज़ किया जाता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी यूज़ किया जाता है। ये सारी चीज़ें यूटिलाइज़ करके ना सिर्फ जो कल्प्रिट है, जो अक्यूज़ड है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, बल्कि उसे गिरफ़्तार भी कर लिया जाता है। नाज़रीन इकराम, दूसरी डिबेट यहाँ पे फिर मौत के सौदागरों की है, शायद ड्रग एडिक्शन की है, जो हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया है और हमारी जड़ों को अंदर से खोखला कर रहा है। ज़रूरत इस अम्र की है कि लोग अपने फ़राइज़ को पहचानें, बहैसियत शहरी खुद को देखें कि हमने खुद की अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, हमने एक साफ़ सुथरा पुरअमन मुआशरा कैसे तश्कील देना है। पुलिस का साथ शहरी देंगे, पुलिस और अवाम मिलकर जो है वो एक पुरअमन और ख़ूबसूरत मुआशरा तश्कील दे सकते हैं। टेलीग्राम टीम मुजरिम कौन इस वक्त मौजूद है थाना मदीना टाउन फैसलाबाद में, और बात हो रही है एक ताजिर जो इब्तदाई तौर पे जिसकी मिसिंग रिपोर्ट होती है और फिर उसकी लाश सामने आती है। पुलिस जो है वो उसको किस तरीके से, पुलिस के इतला जो है पुलिस को किस तरीके से मिलती है, पुलिस इसको केस को जो है वो टेकअप कैसे करती है, और कैसे जो है ये एक मर्डर केस जो एक ब्लाइंड मर्डर होता है उसको सॉल्व करती है। हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मौजूद हैं, सब इंस्पेक्टर वसीम तारिक, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वसीम भाई बताइएगा कि ये जो एक ऐसा वाक़या है जिसने ताजिर बरादरी को एक लम्हे के लिए तो फैसलाबाद में परेशान कर दिया था, सब खुद को इनसिक्योर फील करना शुरू कर दिया था, क्या वाक़या था, कैसे नोटिस में पुलिस की आया, कैसे इस पर एक्शन लिया गया, और फिर सारे वाक़यात जो है वो बताइएगा कैसे हुए। ये 13 तारीख को तकरीबन 8 बजे उमर नईम जो कि मगवी का बेटा भी था और मदई मुकदमा भी है, ये थाना में आया कि उसके वालिद सुबह 4 बजे से लापता हैं, जिस पर उसकी दरख्वास्त पर FIR दर्ज हुई 365 में, और CPO साहब की हदायत की रोशनी में और SP साहब मदीना टाउन ने जो टीम बनाई है SHO साहब पर मुश्तमिल, तो हम डिफरेंट ज़राए से और टेक्निकल ज़राए से इस तफ्तीश की तरफ सरजू हो गए। और सुबह अगले दिन तकरीबन 14 तारीख को वाया सोशल मीडिया एक नामालूम लाश की तस्वीर सोशल मीडिया पे सर्कुलेट की, जिस पे मदई मुकदमा से रब्ता किया गया, उसको जाके जाए वकूआ से पे दिखाया गया, तो जिसने अपने वालिद की लाश को शनाख्त किया। भाई यहाँ पे ये बताइएगा कि ये क्या ये मदीना टाउन की हदूद में था या किसी और थाने की हदूद में, ये जिसकी जो डेड बॉडी रिकवर हुई है ये किसी और इलाके से रिकवर? नहीं, ये एक्सप्रेस वे पे इलाका थाना खुड़ल्यावाला के सड़क किनारे वहाँ पे डेड बॉडी रिकवर हुई, फिर 302 इसमें आज़ाद हुई, और हमारी जो टीम बनी SP साहब मदीना टाउन की निगरानी में, इसने पूरी दीगर वसाइल जो हमारे दूसरे ज़राए जैसे कि सेफ सिटी है, और भी अभी क्योंकि मुकदमा ज़ेर तफ्तीश है तो मैं फ़र्दर इसके बारे में अभी बता नहीं सकता, तो हमने फिर 2 दिन पहले इसको डिफरेंट शवाहद की रोशनी में मुलज़म को गिरफ़्तार किया। मुलज़म ने दौरान तफ्तीश अपने साथ 3 और लोगों का इंकशाफ किया कि उन्होंने भी इस मुकदमा के अंदर मेरी हेल्प की है। अच्छा वसीम भाई बताइएगा कि जो हमारे सोर्सेज हैं, कुछ आला हुकाम से भी बात हुई, बज़ाहिर ये कोई किडनैपिंग का केस नहीं लगता, ज़ाहिर है तफ्तीश आगे बढ़ेगी, उसके इंकशाफात होंगे, पुलिस शवाहिद की रोशनी में फोरेंसिक की आएगी रिपोर्ट्स, इसकी मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगी, तो सब कुछ क्लियर होगा। लेकिन इसमें ड्रग किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व है, एडिक्टेड था, ड्रग एडिक्टेड जो मुलजिम है, एक्यूज़ड है वो भी, और हमारे ज़रा ये बताते हैं कि जो मकतूल है जिसको कत्ल किया गया वो भी ड्रग एडिक्ट। ये वसीम भाई हमारे मुआशरे का अलमिया है। इस केस से कतई नज़र अगर हम जर्नल देखें तो हमारे तालीमी इदारों में हमारे तलबा व तालिबात जो हैं, हमारी नौजवान नस्ल जो है, अब ड्रग की भी कोई एक शेप नहीं रह गई, इतना मॉडिफाई हो गया कि चर्स अफ्यून के बाद कोकीन पाउडर आया जिसको हम हेरोइन कहते हैं, और फिर अब इसकी जो लेटेस्ट फॉर्म है वो आइस की शक्ल में हमारे तालीमी इदारों में, हमारे गली मोहल्लों में अब ये एक बतौर फैशन इस्तेमाल होना शुरू हो गई है। पंजाब पुलिस ख़ास तौर पे हम फैसलाबाद में देखते हैं कि बिला तफरीक जो है क्रैकडाउन्स जारी हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं, रिकवरीज़ भी हो रही हैं, उसके बावजूद ये इतने ड्रग जो है ये कहाँ से आ रही है और इसका ख़ात्मा कैसे मुमकिन है? अच्छा, जैसे कि आपने खुद डिटेल में बताया है कि ये एक क्रिमिनल के साथ साथ सोशल किस्म का जुर्म भी है। इसके अंदर पुलिस तो आप जैसे आप खुद बड़ा ऑब्ज़र्व करते हैं पुलिस के मुकदमात को, कि एक रिकॉर्ड पिछले मंथ में फैसलाबाद की पुलिस ने CPO साहब की हदायत की रोशनी में रिकॉर्ड रिकवरी की है, मंशियात की और मुकदमात दर्ज किए हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये पेरेंट्स पे भी बनता है कि अगर वो इस तरह के अपनी औलाद के अंदर या अपने बच्चों के अंदर ऐसी गैर मामूली सी सरगर्मियों को अगर नोट करें और उसका फ़ौरन पुलिस को बताएं, अगर
कोई मोहल्लेदार हैं उनको कोई शक पड़ता है, या जिस तरह कोई दुकानदार हैं हमारे जो, ठीक है, वो किसी कॉलेज या स्कूल के सामने है, वो किसी ऐसे मशकूक बंदे को देखते हैं तो वो फ़ौरन 15 का एक नंबर है, आपकी तवस्सुल से भी ये मीडिया को बताना चाहता हूँ कि इस पे कॉल करें, पुलिस इंशाल्लाह इनकी सरकोबी करेगी। वसीम भाई, पहले होता था कि इसको जुर्म या बुराई समझा जाता था, अब इसको हमारी जैसे एलीट क्लास है, जैसे इस केस में भी हमारी ताजर बरादरी है, अच्छे वेल ऑफ घरानों के हैं, खाते पीते लोग हैं। इसी तरह हमने गुज़िश्ता दिनों जो है कुछ केसेस ऐसे जो रिपोर्ट किए अपने नाज़रीन को, टीम मुजरिम कौन ने जो है वो CPO साहब के साथ और डिफरेंट पुलिस ऑफिसर्स के साथ बाकायदा तौर पर देखा है कि रिकॉर्ड मनशियात और नाजायज़ असले के ख़िलाफ़ जो है वो फैसलाबाद पुलिस जो है वो पूरी सरगर्म अमल है। अब इसको हमारे बच्चों की तरबियत में, तालीमी इदारों में और ख़ास तौर पे हमारे सोशल जो एलिमेंट्स हैं उसमें कैसे जो है इसको हम मोबिलाइज़ करें? क्या सोशल मीडिया काफ़ी है, या फिर हमें अपने पेरेंट्स को के लिए कोई आगाही की मुहिम शुरू करनी चाहिए? क्या हमें सोशल मीडिया कैंपेन्स करनी चाहिए? सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी तो नहीं है, ये तो आवाम को ख़ुद अपने तौर पे भी करना चाहिए। कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जिनको हम अपना कर जो है इस बुराई को कम अज़ कम अपनी सोसाइटी से कम कर सकते हैं? भाई इसके लिए तो सोशल और मॉरल वैल्यूज़ को इन्हांस करना पड़ेगा हमें। सिर्फ वेल एजुकेटेड होने से नहीं, वेल अवेयर होने से भी ये नसूर का ख़ात्मा होगा। और वेल अवेयर होने के लिए जैसे आपका मीडिया है या सोशल मीडिया है या और अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, ये बहुत अच्छा रोल सोसाइटी के लिए प्ले कर सकते हैं। वसीम भाई, इस केस में मुलजिम जो मरकज़ी मुलजिम है ज़ाहिर है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है, अब ज़ाहिर तफ्तीश आगे बढ़ेगी, तो क्या लगता है आपको कि पैसे का लेन देन होगा, कोई लालच इसमें इन्वॉल्व होगा? ज़ाहिर है आप सीनियर ऑफिसर हैं, आपका रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो ऐसे केसेस से वास्ता पड़ता है। ज़ाहिर है हम फ़ैसला तो नहीं कर सकते या हम अपनी ऑब्जर्वेशन तो नहीं दे सकते, लेकिन एक एक्सपीरियंस बेस्ड होती है कि क्या कोई एनिमिटी का, दुश्मनी का फैक्टर इसमें से निकलेगा, या फिर उसने कुछ बताया है कि इसका मोटिव क्या था ये सब कुछ करने का? इसमें जो PFS रिपोर्ट की आने तक ना, इसमें इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि फैक्टर तो यही सोशल फैक्टर्स ही हैं जो आपने डिस्कस किए हैं, आगे इन्हीं में से कोई होगा। क्योंकि मुकदमा अभी ज़र तफ्तीश है, तो इस पे फर्दर अगर केस से मुतल्लक मैं कोई बात नहीं कर सकता। क्या कहेंगे हमारी नौजवान नस्ल को, क्या पैगाम देंगे जो पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं, जो उनको आइडियलाइज़ करते हैं, जो बनना चाहते हैं पुलिस ऑफिसर्स, क्या पैगाम देंगे? वो अपनी लाइफ को किस पैटर्न पे सेट करें, कौन कौन सी मॉरल सोशल वैल्यूज़ को अडॉप्ट करें ताकि वो अच्छा शहरी और फिर आगे जाके कामयाब करियर का जो है वो उसको अडॉप्ट कर सकें? भाई आपने भी देखा होगा कि जब से IG साहब आए हैं, इन्होंने हमारा ज़्यादा फोकस ही कम्युनिटी पॉलिसिंग पे ऊपर रखा हुआ है कि हम पुलिस वाले भी इस माशरे का हिस्सा ही हैं। तो अगर किसी भी हमारी सोसाइटी के अंदर किसी को कोई भी किस्म का मसला, शायद वो उसका सोशल है, मॉरल है या वट एवर, उसको कोई डर है, तो उसे पुलिस को एज ए फ्रेंड समझते हुए उसे बताना चाहिए। तो एग्जैक्टली यही बात है, पुलिस बदल चुकी है, सिर्फ थाना जात की बिल्डिंग्स नहीं बदली, पुलिस बदल चुकी है। हमने देखा है कि अब आप पुलिस स्टेशन में आते हैं तो एक स्माइल करता हुआ चेहरा आपको वेलकम करता है, गाइड उसके ऊपर सैश लगा हुआ होता है, वो आपको आपका मसला पूछता है, फिर उसके रिलेटेड बंदे तक आपको पहुंचाता है। लोगों में ये ट्रस्ट कैसे डेवलप किया जाएगा, क्योंकि लोग अभी भी हेजिटेट करते हैं पुलिस से रुजू करने में। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम प्राइवेट कहीं CCTV फुटेजेस कलेक्ट करने के लिए ख़ास तौर पर लोग पुलिस के साथ कब कोऑपरेट करना शुरू करेंगे, लोगों को कब ये पता चलेगा कि ये पुलिस हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, ये हमारे लिए है, और कल को अगर हम पे बुरा वक्त आता है तो यही पुलिस हमें प्रोटेक्ट करने वाली है। इसके लिए क्या किया जाए? भाई इसके दो ही हाल हैं, एक तो पुलिस वाल हम बजाते खुद हमारा एक्ट अच्छा हो, जब लोग हमारे एक्ट को देखेंगे तो ऑब्वियसली वो जो एक इमेज उसकी उनके जहन में है वो उसको टेंट करेंगे और उसको बदलने की कोशिश करेंगे। और दूसरा मीडिया का रोल है, मीडिया के साथ हमारी हममानगी है, दोनों हम इस माशरे को सुधारने के लिए दो मजबूत पिलर्स हैं, और दोनों कोऑर्डिनेशन के साथ अगर काम करेंगे तो इंशाल्लाह ये जो माशरे के अंदर पुलिस का भी और दूसरा मीडिया का, ये दोनों का इमेज बेहतर होगा। वसीम भाई बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, सब इंस्पेक्टर वसीम हमारे साथ मौजूद थे, इस केस को देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से फैसलाबाद में थाना मदीना टाउन के इलाके में एक ताजिर की गुमशुदगी की इतला आती है और अगले ही दिन उसकी डेड बॉडी थाना खुड़ियांवाला के इलाके में सड़क किनारे मिलती है। पुलिस इस केस को परसू करती है, देखती है, प्रोफेशनलिज्म को बुरुए कार लाती है, अपने ज़राए को एक्टिवेट करती है, जदीद टेक्निकल सोर्सेज़ को जो है वो बुरुए कार ला जाता है, और फिर टेक्निकल सोर्सेज़ की बुनियाद पर जो है लास्ट जिस शख्स के साथ उसका रब्ता हुआ उसको जो है
वो सस्पिशियस सस्पेक्ट मानते हुए इस पर काम शुरू करती है और बिलाखिर सस्पेक्ट को है अरेस्ट कर लिया जाता है। केस जो है वो अभी उसकी तफ्तीश जारी है। अभी मज़ीद इसमें से बहुत कुछ जो है वो निकलना बाकी है कि क्यों कत्ल किया गया, मोटिव क्या था इसका, और जो वजूहात क्या बनी, क्या कोई दुश्मनी थी, क्या कोई पैसों का लेन देन था, क्या मुलजिम के दिल में कोई ग्रज था, ये सारी चीज़ें तफ्तीश के बाद बाहर आएंगी। लेकिन यहाँ पे दीगर पुलिस अफसरान की तरह आईओ का भी यही कहना था कि अवाम को पुलिस पे ट्रस्ट करना चाहिए, अपने मसाइल को खुल के पुलिस को बयान करें, क्योंकि माँ भी तब दूध देती है जब बच्चा रोता है। तो अगर आपको कोई मसला दरपेश है तो पुलिस के साथ रुजू करें, पुलिस आपके मसले को सुनकर देखकर जो है वो आपकी हेल्प करेगी। इकराम, फैसलाबाद पुलिस जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग किए हुए है और टीम मुजरिम कौन आपको गाहे बगाहे ऐसे वाक़यात रिपोर्ट करती रहती है जिसमें इब्तदाई तौर पे ऐसे केसेस जो बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं, जो नज़रों से ओझल होते हैं, जिनका पता नहीं चल रहा होता, जिस डोर का कोई सिरा नहीं मिल रहा होता, उसको ऐसे खूबसूरती से जो है वो फैसलाबाद पुलिस सॉर्ट आउट करती है, हल करती है कि दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। हम इस वक्त एसपी मदीना डिवीज़न एसपी साद अरशद साहब के साथ मौजूद हैं। फैसलाबाद में एक ताजर कत्ल होता है और ये ब्लाइंड मर्डर केस होता है। कौन कातिल निकलता है ये जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा कि ये क्या केस था जो फैसलाबाद में ये मदीना डिवीज़न के आपकी ज़ेर सरपरस्ती पुलिस ने जो है इसको सॉर्ट आउट किया, ये हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि क्या रिपोर्ट कैसे हुआ, ये मकतूल कौन था और फिर कातिल कौन? जी, ये 13 मई को रिपोर्ट होता है एक इंसिडेंट। मोहम्मद उमर नईम कंप्लेनेंट हमारे पास आते हैं। वो बताते हैं कि उनके जो वालिद हैं नईम अहमद, वो सुबह 4 बजे अपने घर से निकले थे और वो उसके बाद से मिसिंग हैं। तो उस पर पुलिस अपनी तलाश का आगाज़ करती है और एक FIR उनकी किडनैपिंग से मुतल्लिक रजिस्टर हो जाती है। नेक्स्ट डे थाना खुड़ियांवाला की हद में श्रीवाला के पास उनकी डेड बॉडी मिलती है और उससे फिर वो जो किडनैपिंग का केस है वो उसमें मर्डर की दफ़ात लग जाती हैं और उसमें हमारी तफ्तीश मर्डर के मुतालिक शुरू हो जाती है। जब इसमें फ़र्दर पुलिस अपनी तफ्तीश करती है ग्राउंड सोर्सेज के थ्रू और अपने जो IT है उसके थ्रू, तो हमें पता चलता है कि जो विक्टिम हैं उनके एक दोस्त हैं मोहम्मद खालिद, उनसे उनका लास्ट कांटेक्ट हुआ था, उनकी तरफ उनका राब्ता होता है और मोहम्मद खालिद के पीछे जब हम जाते हैं, उनको जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो ये मामला हमारे सामने क्लियर होता है कि विक्टिम जो है मोहम्मद खालिद के घर पे गए थे लास्ट टाइम और वहीं पे उनकी डेथ होती है। उसके बाद जो CCTV फुटेज हमें मिलती है उससे हमारे सामने ये बात आती है कि वहाँ पे उनकी डेथ के बाद मोहम्मद खालिद अपने 3 और साथियों के साथ डेड बॉडी वहाँ से लेकर निकलता है और ये वहाँ पे रोड किनारे खुड़ियांवाला की हद में डेड बॉडी फेंक के ये फ़रार हो जाते हैं। बताइएगा फिर मोहम्मद खालिद को जो है वो जब हिरासत में लिया जाता है, क्या मोटिव क्या जहन में आता है? इनकी क्या कोई जरीना दुश्मनी थी या कोई फिर जो जैसे हम कहते हैं कि इम्पेशेंस है वो बढ़ती हुई जो है वो ऐसी कि ज़रा सी मामूली बातों पे तल्ख़ कलामी जो है वो कोई मर्डर का बायस बनी या कोई लेन देन था? क्या इसका जो मुहर्रिकात हैं वो क्या बने? जी, इसमें अभी जो इनिशियल हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें मोहम्मद खालिद ने जो इंकशाफ किया उसके मुताबिक वो एक ड्रग यूज़र है मोहम्मद खालिद, और ये जो विक्टिम है ये भी उस वक्त उसके साथ उसके घर पे मौजूद थे। मोहम्मद खालिद भी उस वक्त ड्रग्स यूज़ कर रहा था और वहाँ पे विक्टिम की डेथ हुई। बेसिकली उसमें कोई अभी तक जो मर्डर से रिलेटेड पॉइंट अभी तक सामने फ़िज़िकली नहीं आया। उनकी बॉडी से कोई इस तरह का कोई चोट या कोई ज़रर का उस तरह से सामने नहीं आया। फ़ाइनल इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है और इसके अलावा जो फॉरेंसिक्स हैं, जो टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट्स हैं वो आना बाकी हैं। क्योंकि वो ड्रग्स यूज़ कर रहा था मोहम्मद खालिद, तो वो उस वक्त उस एलिमेंट से बचने के लिए, उस सिचुएशन से बचने के लिए वो अपने फैमिली मेम्बर्स को बुलाता है और 3 फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलकर वो बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर रहा है। इसको आप सादा अल्फाज में सर ऐसे कह सकते हैं कि 2 दोस्त हैं, दोनों एडिक्टेड हैं, शायद ओवरडोज की वजह से या कुछ भी, जो उसने स्टेटमेंट दिया पुलिस को कि डेथ उसकी जो है वो नेचुरल हुई है, लेकिन वो डर गया
कि मैं अब ये इसका इल्ज़ाम मुझ पे आएगा, तो अपनी जान छुड़वाने के लिए, जिसे हम सादा अल्फाज में कह सकते हैं, उसने उसकी डेड बॉडी को दूर जाके डिस्पोज ऑफ किया है। पुलिस को जो शवाहिद मिले हैं, बाकी ज़ाहिर है वो फॉरेंसिक उसकी होगी, रिपोर्ट्स आएंगी तो बाकी सब कुछ क्लियर किया जाएगा। लेकिन एक प्रोफेशनलिज्म होता है पुलिस का। ऑफिसर्स जो हैं वो देख जाते हैं कि दाल में कुछ काला है या 50-50 चांसेस हैं। क्या लगता है आपको कि ये कोई एनिमिटी का इसमें एलिमेंट निकलेगा, मर्डर का कोई निकलेगा, या फिर चांसेस हैं कि 50-50 ऐसा ही होगा कि ओवरडोज की वजह से इस बंदे की डेथ हुई? जी, मुलज़िम का इंकशाफ तो ऐसे ही है कि वो नेचुरल डेथ क्लेम करता है। बाकी इसमें हमारी तफ्तीश जारी है। इसमें क्योंकि अभी तक कुछ रिपोर्ट्स आना बाकी हैं, इनिशियली अभी तक जो हमारी फाइंडिंग है उसमें तो अभी कोई इस तरह की बात वाज़ेह नहीं हुई। लेकिन जैसे टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम की फ़ाइनल रिपोर्ट आती है, तो उसकी रोशनी में फिर हम वाज़ेह तौर पर इसकी फाइंडिंग दे सकेंगे। अच्छा सर, दूसरा ये जो ड्रग्स हमारी सोसाइटी में इस कदर पेनिट्रेट कर गई हैं, हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। फैसलाबाद पुलिस रोज़ाना एक नाजायज़ असलहा और दूसरा ड्रग्स, इसके ख़िलाफ़ इस कदर शदीद क्रैकडाउन किए हुए है कि रोज़ाना की बुनियाद पे दर्जनों जो हैं वो केसेस इनके ख़िलाफ़ जो है वो रजिस्टर किए जाते हैं। उसके बावजूद हमारे तालीमी इदारे देख लें, हमारी नौजवान नस्ल देख लें, हमारी जो अभी तो ये एलीट क्लास ताजिर बरादरी जो है, जैसे ये लोग भी ड्रग एडिक्टेड होते जा रहे हैं। ये सर वजह क्या है? क्या वो जहालत है हमारे अंदर, या हम शो ऑफ करने के आदी हैं, या हम इसको एक फ़ैशन के तौर पे ले रहे हैं? ये कैसा नासूर है जो हमारी रगों में उतर गया है, और इसका जो है वो तोड़ कैसे होगा? जी, इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। एक तो सोशली भी एक जैसे स्कूल्स कॉलेजेस में आपने बात की, तो शो ऑफ का भी कल्चर है, बच्चे एक दूसरे की देखा देखी भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उस सिलसिले में तो देखें, पेरेंट्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का और ज़्यादा एहसास करना चाहिए और इंस्टीट्यूशंस को बहुत ज़्यादा एहसास करना चाहिए। आजकल इंस्टीट्यूशंस भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस मामले में पीछे हट गए हैं और पेरेंट्स ने भी तवज्जो देना उस तरह से छोड़ दी है। जैसे सोसाइटी की डायनामिक्स चेंज हुई, सोशल मीडिया और हर बंदा अपनी अपनी जगह एक अलहदा लाइफ गुजारने लगा, एक अटैचमेंट्स हमारी उस तरह की नहीं रही, रिश्ते उस तरह के नहीं रहे। तो ऐसे में ये इस तरह की चीज़ों का ये ज़्यादा बढ़ी हैं। फिर एक्सेस भी ज़्यादा इजी हो गई है और नई नई किस्म की ड्रग्स आ रही हैं, तो उससे एक अवेलेबिलिटी वो एक उनको आसानी हुई है। तो इस तरह के इश्यूज़ से निपटने के लिए हम हर लेवल पे कोशिश करते हैं। एक तो हमारा जो एक्शन है इसके अगेंस्ट, नारकोटिक्स डीलर्स हैं, यूज़र्स हैं, उनके अगेंस्ट। दूसरा, अवेयरनेस की कैंपेन्स भी हम चलाते हैं स्कूल्स कॉलेजेस में भी। तो इस सिलसिले में मैं बाकी सोसाइटी से भी यही बात करूँगा, पेरेंट्स को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को और तमाम जो बाकी सेक्शंस हैं उनको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। इसमें बताइएगा कि हम ज़ाहिर है किसी कंक्लूजन पे या किसी फ़ैसले पे तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन ऐसे केसेस में जहां पे दो दोस्त बैठे हैं, एक तबई तौर पे उसकी डेथ हो जाती है और दूसरा जो है वो खौफ से उसकी, जैसे ये सेम सिनेरियो में अगर प्रूव नहीं होता कि उसको जो है वो मर्डर किया गया है, तो फिर क्या इसके लिए जो है वो कुछ नरमी होगी कानून में, या इसको भी जो है इसकी जो है लाश को डिस्पोज ऑफ करना है, डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करना है, उसकी दफात होंगी, या फिर सज़ा जो है इसकी एक कातिल से कम हो सकती है किसी तरीके? जी देखिए, हर ऑफेंस के अपने सेक्शंस हैं और उसके मुताबिक उसकी सज़ा होती है। अगर ये मर्डर प्रूव होता है तो मर्डर के सेक्शंस उसके मुताबिक ट्रीट होगा, और अगर मर्डर नहीं भी निकलता तो जो डेड बॉडी के साथ जो एक बिहेवियर इख्तियार किया गया है तो उसके बाकायदा अपने सेक्शंस हैं, उसके मुताबिक इसको ट्रीट किया जाएगा। क्या पैगाम देंगे सर ख़ास तौर पे हमारी नौजवान नस्ल को, क्योंकि वो हमारे PSPs को ख़ास तौर पे देख के वो आइडियलाइज़ करते हैं। अब पुलिस का खौफ नहीं रह गया, अब पुलिस फ्रेंडली है, पुलिस का एटीट्यूड, पुलिस का बिहेवियर चेंज हो चुका है। अब हमारे नौजवान, क्योंकि हम तालीमी इदारों में जब जाके पूछते हैं, पहले 2 आउट ऑफ 100 जो हैं वो कहते थे पुलिस ज्वाइन करनी है, अब ऑलमोस्ट मोर देन 50 जो हैं वो बच्चे कहते हैं कि हम PSPs बनेंगे। ज़ाहिर है, क्या मैसेज क्या देंगे बच्चों को, किस तरह से वो जो है वो अपनी तालीमी और गैर नसाबी सरगर्मियों को जारी रखें ताकि जो है वो एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें? जी देखिए, इंसान को मैं यही कहूँगा तमाम स्टूडेंट्स को, इंसान को अपनी ग्रोथ पे खुद काम करना पड़ता है। उसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का भी रोल होता है, पेरेंट्स का भी रोल होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे हर बंदे को अपनी ग्रूमिंग खुद करनी पड़ती है। तो उसमें आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस भी हैं, उसके अलावा आप अपनी तरबियत किस तरह करते हैं, आपकी हैबिट्स क्या हैं, आप अपना किरदार किस तरह डेवलप करते हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। कैरियर के हवाले से जैसे आपने बात की,
तो बिल्कुल जो लोग इंटरेस्टेड हों सिविल सर्विस में, पीएसपी में, बिल्कुल उनको कोशिश करनी चाहिए। लेकिन उसके साथ मैं ये कहूँगा कि कोई भी कैरियर, किसी भी तरफ आप मेहनत करें, जहाँ पे आपका दिल हो तो आपको अपने दिल के मुताबिक जाना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ आप इख्तियार मत करें जहाँ आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट ना हो और आप अपने आप को फोर्स करके जाएं। थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन किराम, एसपी मदीना डिवीज़न साद अरशद साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि एक ब्लाइंड मर्डर केस को जो है वो पुलिस ने सॉल्व किया और कैसे एक डेड बॉडी जो सड़क किनारे पड़ी हुई पुलिस को मिली, उसको बैक ट्रैक करते करते जो है कल्प्रिट है उस तक पुलिस पहुंच गई, उसको अरेस्ट कर लिया। बाकी कानूनी तकाज़े जो हैं वो भी तफ्तीश जारी है, शवाहिद जो है वो पुलिस ने मुकम्मल कर लिया है, इकट्ठे कर रही है पुलिस, और उसके कानून के मुताबिक जो है उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। यहाँ पे नाज़रीन किराम, ये बढ़ता हुआ नशा, ड्रग एडिक्शन जो है वो हमारी सोसाइटी को खोखला कर रही है। और जैसा कि एसपी साहब ने फरमाया कि जिन कौमों के नौजवान जो हैं वो ड्रग्स से दूर रहते हैं, वही कौमें तरक्की करती हैं। जहाँ के खेल आबाद होते हैं, वहाँ के अस्पताल वीरान होते हैं। तो नौजवानों के लिए उन्होंने पैगाम दिया कि आप करियर जो भी आप सेलेक्ट करें, कम से कम अपनी तरबियत पे लाजमी फ़ोकस करें, ख़ुद को एक अच्छा इंसान पहले ज़रूर साबित करें। नाज़रीन, आज के मुजरिम कौन में हमने आपको दिखाया कि कैसे फैसलाबाद के थाना मदीना टाउन के इलाके में एक ताजिर जो पहले अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है, उसकी डेड बॉडी मिली और फिर पुलिस ने इस अंधे कत्ल का सुराग कैसे लगाया। पुलिस मसरूफ़ तफ्तीश है और अभी बहुत सारी परतें अनफोल्ड होना बाकी हैं। शुएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।